आइए दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी केवल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ, जो कि पॉलिटी से होगा। और एक एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम, प्रीवियस जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आया हुआ है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं आया हुआ है। तो आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दृढ़ राज्य। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ दृढ़ राज्य है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यूके, यानी बी ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक समता पाई जाती है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में। राजनीतिक समता पाई जाती है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जिसका अपना कोई धर्म न हो। अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 चारों एप्लीकेबल हैं, न्याय से भी, स्वतंत्रता से भी, समानता से भी और भाईचारे से भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है। दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक प्रभुत्व संपन्न और प्रजातांत्रिक गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेश संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था। सी और डी, गरिमा और निष्ठा, इन दोनों का जो समावेशन है वो 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवादी को शामिल नहीं किया गया था। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, संघीय अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। ऑप्शन ए, एक बार किया जा चुका है। संविधान की उद्देशिका में
कितनी बार संशोधन किया जा सकता है? ऑप्शन ए सही है, एक बार अब तक किया जा चुका है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का, वयस्क मताधिकार का। ऑप्शन डी वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निर्माताओं ने मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं उद्देशिका में। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्देशिका में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आपने अक्सर सुना होगा। तो भारत के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? ऑप्शन बी सरकार का संघीय स्वरूप। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? सरकार का संघीय स्वरूप। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में संघ राज्य क्षेत्र की संख्या है। दोस्तों भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या ऑप्शन बी 7 है। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी चिंतक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करते हैं? ऑप्शन बी आर्थिक क्षेत्र की समानता को बढ़ाने की वकालत करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अपनाया गया था। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ। दोस्तों समग्र रूप से भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन ए सही है। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव थे। सर बी.एन. राव थे। शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। सही ऑप्शन बी होगा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? ऑप्शन बी भारतीय संविधान देश का सबसे बड़ा कानून है। मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है? ऑप्शन डी ब्रिटेन की देन है। निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसका राज्याध्यक्ष वंशानुगत उत्तराधिकारी की विधि के अनुसार पद ग्रहण करता है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। एक ऐसा देश है जिसका जो राज्याध्यक्ष होता है वंशानुगत उत्तराधिकारी की विधि के अनुसार पद ग्रहण करता है। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है डी हम लोग अर्थात जनता। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत जनता है, वहाँ की लोग है। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संशोधन नाम से जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार ये रिपीट किया जा चुका है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसीलिए माना जाता है क्योंकि
यहाँ का जो राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, राज्याध्यक्ष मतलब कि यहाँ का जो प्रधानमंत्री होता है उसका चुनाव होता है, इसीलिए गणराज्य माना जाता है। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेकंड। संविधान का कौन सा भाग? तो दूसरा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। भारतीय संघवाद निकट है, सही आंसर होगा ऑप्शन सी कनाडा के। भारतीय जो संघवाद है वो कनाडा के निकट है। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना कनाडा के संविधान से ली थी। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? सही ऑप्शन बी हो जाएगा, कनाडा से ली है। संघीय प्रणाली कनाडा से ली गई है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? दोस्तों भारत के संविधान का निर्माता बी यानी कि बी.आर. अम्बेडकर को माना जाता है। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? ए भारत का, जो कि एक लिखित संविधान भी है। ये भी क्वेश्चन आता है, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो वो भी भारत का है और सबसे बड़ा संविधान भी भारत का है। किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? जम्मू और कश्मीर मामले में, जम्मू और कश्मीर जो राज्य है केवल उसी के मामले में संसद संघीय सूची में दी गई विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर पर लागू होता है। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? जम्मू और कश्मीर पर। अभी फिलहाल में हटा दिया गया, आप सबों को मालूम होगा। अनुच्छेद 370, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, ऑप्शन सी सही आंसर होगा इसका, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है। कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है वह भारतीय नागरिक नहीं रह जाएगा यदि वह अपनी स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, तो वह उस देश का नागरिक हो जाएगा और भारत का नागरिक नहीं रहेगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय सरकारें आधार हैं, स्थानीय सरकारें आधार हैं, ऑप्शन सी लोकतंत्र का। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है FCI में। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जाति व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? ऑप्शन डी उक्त सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूल अधिकार एवं कर्तव्य से। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? ऑप्शन ए अमेरिका से लिए गए थे। जो मूलभूत अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नागरिक समता का आशय है, नागरिक समता का आशय अवसर की समानता। नागरिक समता का आशय है अवसर की समानता।
संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्च न्यायालय में उठा सकता है? दोस्तों का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा 32। संविधान के धारा 32 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का वह आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए दिया जाता है? अधिकार पृष्ठ रीट। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है? ऑप्शन बी, अधिकार परीक्षा रीट। अगला क्वेश्चन है, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? ऑप्शन डी, अधिकार परीक्षा, सरकारी पद को बचाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्न में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया जाता है? ऑप्शन सी, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। सही आंसर हो जाएगा दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। निम्नलिखित रीट में किसका शाब्दिक अर्थ यह है? सशरीर प्रस्तुत करो। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब यह है सशरीर प्रस्तुत करो। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की रीटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? सी और डी, व्यादेश और निषेध। ऐसे रीटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीटें जारी की जा सकती हैं? सी, 5 प्रकार की रीटें जारी की जा सकती हैं उच्चतम न्यायालय द्वारा। निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन जिसे उच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है? ऑप्शन ए, निजता का अधिकार है जो कि संविधान में नहीं की गई है इसकी गणना, लेकिन उच्च न्यायालय ने इसे मौलिक अधिकार बताया है, निजता का अधिकार। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, जो कि सम्मिलित नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन, जो कि गलत है, जबकि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया। अस्पृश्यता यानी छुआछूत के अंत का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उसे मौलिक अधिकार बताया है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अस्थायी आवास का अधिकार। ऑप्शन डी, अस्थायी आवास का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार, जो कि एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान द्वारा नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? ऑप्शन ए, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है वह मूल अधिकार नहीं रहा। 44वां संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार बन गया है 44वें संशोधन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन सी, 32 में दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया है अनुच्छेद 32 को। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष हो। 14 वर्ष के बाद ही किसी व्यक्ति को कारखानों में नियुक्त या उससे काम कराया जा सकता है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में गारंटित है। भारतीय संविधान के में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? धर्म के आधार पर। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता धर्म के आधार पर दी गई है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? मौलिक कर्तव्य 1976 में समाविष्ट किए गए। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं 1976 में समाविष्ट किए गए। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। संविधान में मौलिक जो कर्तव्य है वो 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य के अध्याय में शामिल है। मौलिक कर्तव्य के अध्याय में ऑप्शन डी, ए और बी दोनों शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? ऑप्शन बी सही है, निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा। वन एंड ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है कब? यहाँ पे क्वेश्चन है कब किया जा सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? बी, संसद यथोचित प्रतिबंध लगा सकता है। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14 में समता के अधिकार का प्रावधान है। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है विधिक अधिकार। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है विधिक अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? डी, अभिव्यक्ति का अधिकार। आप खुलकर अपने विचारों को रख सकें समाज के बीच, किसी के बीच, ये केवल भारतीय के जो मूल नागरिक हैं उन्हें ही प्राप्त है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित
मौलिक अधिकारों में से किसको निवारक नज़रबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है? स्वतंत्रता के अधिकार को नज़रबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है? बी, विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा। विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है कानून की समान सुरक्षा, कानून के सामने समानता, आर्थिक संसाधन, कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की। ऑप्शन डी सही होगा, कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की। किस धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 27 द्वारा। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर विचार किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? ऑप्शन डी, 17वां जो अनुच्छेद है वो उन्मूलन करता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया गया है। किसी भी रूप में उससे उपजी निर्योग्यता को लागू करना अपराध माना गया है, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? 61 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन सी, हड़ताल का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। विदेशियों को मौलिक अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं कभी भी। निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? समानता का अधिकार एक प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? बी, सूचना का अधिकार उनका मूल अधिकार नहीं है। भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से? संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत सुनिश्चित किए गए हैं। मत देने का अधिकार होता है, राजनीतिक अधिकार और नागरिक अधिकार दोनों होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो आयरलैंड से लिया गया था। आयरलैंड से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? ऑप्शन सी, राज्य की नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार। यदि सरकार द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो वह नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इनमें से किसी के पास नहीं जा सकता है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निदेशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? ऑप्शन सी अनुच्छेद 37 यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निदेशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। निम्नलिखित नीति निदेशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन। राज्य नीति के निम्न निदेशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? ऑप्शन ए ग्राम पंचायतों का आयोजन। सही आंसर देगा ग्राम पंचायतों का आयोजन। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? 42वां संशोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? ऑप्शन बी 39 अनुच्छेद 39 भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसे भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। के.टी. शाह ने कहा था। के.टी. शाह। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति को 6 अवधि के भीतर भरा जाएगा। 6 महीने की अवधि के भीतर भरा जाएगा। इससे ज़्यादा राष्ट्रपति के कार्यकाल की रिक्ति नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? 1 माह के भीतर उसका संसद के प्रत्येक सदन में अनुमोदन हो जाना चाहिए। 1 माह के भीतर। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। किसका? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति सांसद नहीं होता है, मतलब कि संसद का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार बने रहे। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 14 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल 14 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? ऑप्शन बी 2 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? एंग्लो इंडियन समुदाय के मात्र 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा।
राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसके समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री जो है वो भारत के राष्ट्रपति के इच्छा रहने तक पद को संभालेंगे। राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राष्ट्रपति को है। राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? अध्यक्ष या स्पीकर के निर्वाचन में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। स्पीकर के निर्वाचन में। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? राष्ट्रपति की संपत्ति से लोकसभा। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? राष्ट्रपति की संपत्ति से लोकसभा निकाल सकता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? उपाध्यक्ष को संबोधित करेगा। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो कौन सा अधिकारी राष्ट्रपति के स्थानापन्न के रूप में काम करता है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के स्थापन के रूप में कार्य करता है। जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर अस्थायी रूप से काम करता है। किसकी पूर्व अनुमति से लोकसभा में वित्त विधेयक को पेश किया जा सकता है? राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लोकसभा में वित्त विधेयक को पेश किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय या संस्था है? वित्त आयोग एक संवैधानिक या निकाय संस्था है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। वित्त आयोग की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? 3 बार। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? डी 1975। 1975 में राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपातकाल लागू की थी। दोस्तों यहीं पे क्वेश्चन को हम समाप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन लेके बहुत जल्द हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।